नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल व्यास यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बल तथा अब इस क्लास में हम लोग गति पढ़ेंगे। व्हाट इज मोशन, टाइप ऑफ मोशन, गति क्या है, गति के कितने प्रकार है। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं गति, मोशन, गति, मोशन। हमें गति जानने से पहले कुछ एक दो पॉइंट जानना होगा। हम जानेंगे विरामावस्था, विरामावस्था, रेस्ट। देखिए, जब कोई वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु रेस्ट में है। मान लीजिए कि यहाँ कोई गाड़ी है, हम देख रहे हैं कि समय के साथ समय बढ़ता जा रहा है लेकिन गाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब कोई वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि गाड़ी विरामावस्था में है, गाड़ी रेस्ट में है। When a body does not change its position, we called rest. जब कोई वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विरामावस्था में कहा जाता है। जब कोई वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे विरामावस्था में कहते हैं। आइए और हम आगे जानते हैं गति, मोशन। देखिए, जब कोई वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि वस्तु गति में है। मान लीजिए कि यहाँ कोई गाड़ी है, यहाँ कोई वस्तु है, हमने देखा कि अभी गाड़ी यहाँ खड़ी है लेकिन कुछ समय के बाद गाड़ी बिंदु ए से बिंदु बी पर चली गई। तो इस गाड़ी में समय के साथ परिवर्तन हुआ, समय के साथ वस्तु ने अपनी स्थिति को चेंज कर ली। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलेगी तो हम कहेंगे कि वस्तु में गति है, वस्तु गति में है। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है। हमने कहा कि जब कोई वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है
होता है तो उसे गति में कहा जाता है। जब कोई वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति में कहा जाता है। हमने चित्र के द्वारा भी देखा कि यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है। कुछ समय बाद हमने देखा कि गाड़ी अपनी स्थिति बदलकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंची। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे, समझेंगे कि कितने प्रकार से हम गति कर सकते हैं। टाइप ऑफ मोशन, गति के कितने प्रकार हैं, और देखते हैं कि गति के कितने प्रकार हैं। हम देखेंगे कि गति के कितने प्रकार है, वस्तु कितने प्रकार से गति कर सकती है। हम देखेंगे कि गति के प्रकार, वस्तु कितने प्रकार से गति करती है। पहला सरल रेखीय गति, पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा दोलन गति। इसको हम दोलन या घूर्णन गति भी कह सकते हैं। आइए अब हम गति के तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे कि सरल रेखीय कैसा होता है, वृत्तीय गति किस प्रकार होता है तथा दोलन गति किस प्रकार होता है। आइए हम देखेंगे कि सरल गति क्या है। मान लीजिए जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। हम देखेंगे कि सरल रेखीय गति क्या है। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। देखिए जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, जब ये एक सीधी रेखा में गति करेगी तो इसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाएगा। इसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहेंगे। आइए जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी सड़क पर एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा देखते हैं वृत्तीय गति, दूसरा देखते हैं वृत्तीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, दूसरा देखेंगे वृत्तीय गति। देखिए जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग के चारों तरफ गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। When a body motion a circular path is called circular motion. When a body motion in circular path is called circular motion. जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग के चारों तरफ गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। हमने सीखा सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी सड़क पर या एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। अब देखेंगे हम दोलन गति क्या है। दोलन गति के बारे में समझेंगे। हमने सरल रेखीय गति तथा वृत्तीय गति के बारे में सीख लिया है। अब सीखेंगे दोलन गति क्या है, किस प्रकार दोलन गति हम करते हैं, समझेंगे। अब दोलन गति के बारे में समझेंगे हम। दोलन गति देखिए, जब हम एक बिंदु के चारों तरफ, जब हम एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, जब हम एक निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करते हैं, जब हम एक निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करते हैं तो उसे दोलन गति कहा जाता है। दोलन गति कहा जाता है। जब हम एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए कि यह कोई वृक्ष है, हमने वृक्ष में रस्सी बांधा और इस पर बैठकर झूला झूलने लगे। हमने गति तथा गति के प्रकार जाना। अब जानेंगे दूरी क्या है तथा विस्थापन क्या है। दूरी तथा विस्थापन के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी तथा विस्थापन के बारे में हम सीखेंगे कि दूरी क्या है तथा विस्थापन क्या है। देखिए, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु
द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति है, इन्होंने चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए बिंदु ए से प्रारंभ किया, बिंदु बी तक पहुँचा। बिंदु ए से बिंदु बी के मार्ग की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है। बिंदु बी से बिंदु सी चला, बिंदु बी से सी के बीच मार्ग की लंबाई 10 मीटर है। सी से बिंदु डी गया, सी से बिंदु डी पर आया, सी से डी के बीच की मार्ग की लंबाई 5 मीटर है। तो हमने देखा कि व्यक्ति ने टोटल 25 मीटर की दूरी तय किया। टोटल मार्ग की लंबाई 25 मीटर है। व्यक्ति जितना मार्ग की दूरी तय किया, जितना मार्ग की चला, मार्ग की लंबाई 25 मीटर चला, तो व्यक्ति जितना मार्ग की लंबाई चलेगा उतना ही दूरी होगी। अब देखेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या है? किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी रास्ते की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति की सबसे छोटा रास्ता को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ता की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा मार्ग ही विस्थापन कहलाता है। मान लीजिए कि अब यहाँ कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति खड़ा है, इन्होंने चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक चला। बिंदु ए से बिंदु बी के मार्ग की लंबाई 10 मीटर है। बिंदु बी से बिंदु सी तक आया। बी से सी के मार्ग की लंबाई 10 मीटर है। तो जब हमें विस्थापन ज्ञात करना होगा, जब हमें विस्थापन निकालना होगा, तो हम प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा रास्ता को चुनेंगे। जब हम सबसे छोटे मार्ग को निकाल पाएंगे उसी को विस्थापन कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि बिंदु ए से व्यक्ति चलना प्रारंभ किया था तथा बिंदु सी तक आकर रुका है। अब हमें विस्थापन ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि जब सी से बी जाएगा, बी से ए जाएगा, तो रास्ता लंबा होगा। हमें तो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच छोटे मार्ग को ज्ञात करना है, छोटा रास्ता ज्ञात करना है। तो जब हम सी से हमें ए की तरफ जाना है तो हम सीधे चले जाएंगे। जब सीधे चले जाएंगे तो यही रास्ता, यही मार्ग विस्थापन कहलाएगा। यही मार्ग विस्थापन कहलाएगा।
हमने दूरी में देखा कि जितना मार्ग की लंबाई है उतना ही दूरी आ रही है, लेकिन विस्थापन में देखा कि मार्ग का जितना लंबाई है उससे कुछ मतलब नहीं है। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच जो सबसे छोटा रास्ता है वही विस्थापन होगा। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? अब हम देख रहे हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होती जा रही है। दूरी हमेशा धनात्मक होती जा रही है, तो कहेंगे कि दूरी हमेशा धनात्मक, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन जब विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। तो लिखेंगे कि विस्थापन धनात्मक, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। आइए हम समझते हैं इस बिंदु को, इस पॉइंट को कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए बिंदु ए, बिंदु बी। मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई व्यक्ति ने चला। बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई व्यक्ति चला। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच मार्ग की लंबाई 20 मीटर है। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बताइए, तो हम जानते हैं, हम लोगों ने सीखा है कि जितना मार्ग की लंबाई होगी दूरी उतना ही होगा। तो मार्ग की लंबाई 20 मीटर है, तो दूरी 20 मीटर होगी। जितना मार्ग की लंबाई है दूरी उतना ही होगी। लेकिन विस्थापन जब पूछा जाएगा तो विस्थापन प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच छोटा मार्ग निकालना है। तो जब हमें बी से ए की तरफ जाना होगा तो हम सीधे ही जाएंगे। जब सीधे जाएंगे तो विस्थापन भी 20 मीटर होगा। तो हमने एक बिंदु, एक पॉइंट और भी सीख लिया कि दूरी तथा विस्थापन बराबर हो सकता है। हमने एक पॉइंट और भी सीखा कि दूरी तथा विस्थापन बराबर हो सकता है। दूरी तथा विस्थापन बराबर हो सकता है। तो दूरी हमने देखा कि धनात्मक भी हो गई, धनात्मक सीखे और ऋणात्मक सीखेंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक चला तथा बिंदु बी से ठीक उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से आया था, जिस दिशा से वस्तु कोई व्यक्ति आया था, उसी दिशा में फिर बिंदु सी तक चला गया। बी से सी के बीच मार्ग की लंबाई 10 मीटर है। तो अब हमें दूरी ज्ञात करना होगा। तो हम देखेंगे कि संपूर्ण मार्ग की लंबाई 20 और 10 30 मीटर हो गई। तो जब दूरी निकालना होगा हमें, तो दूरी 20 प्लस 10 30 मीटर हो गई। लेकिन जब हम विस्थापन ज्ञात करना होगा तो हम प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटे मार्ग को देखेंगे। तो जो हमें बिंदु सी से बिंदु ए की तरफ जाना होगा तो संपूर्ण मार्ग 20
संपूर्ण मार्ग की लंबाई 20, उसमें से 10 मीटर हम चले आए बैक, 10 मीटर बैक आए तो बचा 10 मीटर। तो यहाँ देखा कि विस्थापन कम हो रहा है, दूरी अधिक हो रही है, तो दूरी विस्थापन से कभी बड़ी भी हो सकती है। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।